हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत वेलकम है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने आता हूं, तो आज फिर से इस वीक के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम लोग उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में समझेंगे, और इस तरीके से समझेंगे कि उनके बारे में अवेयरनेस भी हो, और साथ ही साथ यूपीएससी के क्वेश्चन किसी भी तरीके के अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग उनको सॉल्व कर ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे उनमें से जीएम मस्टर्ड बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को खुलकर सारी बातें इसके बारे में बता ही दी जाएं कि आखिर क्या इश्यूज हैं और क्या दिक्कतें हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पावरलेस हीटिंग सिस्टम डेवलप किया है आईआईटी ने, ठीक है, वो क्या होता है उसे देखेंगे। इसके अलावा फर्स्ट टू इशू साउंड बाउंड टोकन, सोल बाउंड टोकन, सॉरी सोल बाउंड टोकन के बारे में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चैट जीपीटी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये चार इशू इस हफ्ते काफी डिस्कशन में रहे, तो हम लोग इन सारे चार इश्यूज को देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके जीएम मस्टर्ड यानी कि जीएम सरसों के इस टॉपिक पर। आपने इस पूरे हफ्ते क्या आपने देखा होगा कि इस पूरे महीने में ये इशू काफी ज्यादा चर्चा में रहा, काफी डिस्कशन में रहा। हर न्यूज़पेपर में, हर जगह पर इसका डिस्कशन रहा, क्योंकि इसमें जो जीएम मस्टर्ड कुछ दिनों पहले रिलीज की गई, यानी कि हमारे यहाँ जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी होती है, जिसने जीएम सरसों को, जीएम मस्टर्ड को अलाउ कर दिया कमर्शियली उसको बोने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए। तो उसके खिलाफ, उस डिसीजन के खिलाफ जो जीईसी ने इसको अलाउ किया था, उसके खिलाफ जो है कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त बहस चल रही है इसके अलाउ करने पर, और साथ ही साथ इसके फायदे, इसके नुकसान पर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं न्यूज़पेपर के मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे विल यू बी डूम्ड इफ जीएम मस्टर्ड इज नॉट अप्रूव्ड नाउ, अपेक्स कोर्ट सेज सेंटर, ठीक है। बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रवैया अपना रहा है, और साथ ही साथ इसके सपोर्ट में, यानी कि इस जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल देने के सपोर्ट में बहुत सारे फैक्ट दिए जा रहे हैं, और कुछ इसके अगेंस्ट में बहुत सारे फैक्ट दिए जा रहे हैं। तो उन पर हम लोग आज देखते हैं कि क्या है ये सारे फैक्ट। तो ये सारी चीजों के बाद हम लोग सीधे आते हैं जो मेन इशू क्या है। मेन इशू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर की सबसे बड़ा इशू बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से मेन इशू क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो यह है कि सर जीएम मस्टर्ड क्यों इंडिया में लाई जा रही है, ठीक है, जीएम मस्टर्ड को क्यों अलाउ किया गया, क्या जरूरत है इंडिया में, जबकि मस्टर्ड ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की, अलग अलग उसकी मतलब उसकी बहुत सारे वैरायटीज जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीएम मस्टर्ड क्यों लाई गई है। तो जीएम मस्टर्ड इसलिए लाई गई है क्योंकि हमारे यहाँ जो तेल की खपत है, यानी कि जो एडिबल ऑयल्स की जो खपत है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि अभी अगर हम लेटेस्ट रिकॉर्ड देखें तो मार्च 31, 2022 को फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ओवरऑल $18.99 बिलियन का एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी हमारे यहां इतनी ज्यादा एडिबल ऑयल की प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद भी हमें $18.99 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी जरूरत है, जितनी डिमांड है, उतनी सप्लाई हम यहां पर इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो हम प्रोडक्टिविटी करते हैं उससे और डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जो एक भार होता है, एक वेट होता है, हम पर पड़ता है, क्योंकि हम बाहर विदेशों से खरीदेंगे तो इसका जो असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ये सारी चीजें, इस वजह से हमें एक ऐसे सरसों की, एक ऐसे मस्टर्ड की, एक ऐसे प्लांट की जरूरत थी जिसको जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाए। और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हम अपने जो खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है इंडिया में, उसे जो है वो पूरा कर पाएंगे, काफी हद तक पूरा कर पाएंगे, जिससे हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए
इसलिए इसको लाना जरूरी है, जीएम मस्टर्ड को लाना जरूरी है। ऐसा इसका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसलिए जरूरी है। अब सीधी सी बात है, जीएम मस्टर्ड क्या होती है, पहले हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि जीएम मस्टर्ड का मतलब क्या होता है। जीएम मस्टर्ड का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जेनेटिकली एम्फॉर्म मॉडिफाइड, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में क्या होता है कि हम जब कभी भी, हमेशा एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आपकी सेल्स होती हैं तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यह चीज होती है, तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए, ये क्रोमोसोम्स जो हैं होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं और डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के कोई किसी भी कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हर प्लांट है, हर एनिमल है, उनके सारे कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है, यानी उसकी बॉडी में कोई भी फीचर अगर पाए जा रहे हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो डिपेंड करता है उसकी जीन पर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, जीन की बात करें, तो जीन जो है हर कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो इसका मतलब अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों प्रोड्यूस करती है, यानी कि मस्टर्ड जो प्रोड्यूस होता है, मस्टर्ड का प्लांट जो मस्टर्ड प्रोड्यूस करता है, इट इज ड्यू टू, ये उसका कैरेक्टर हुआ और ये कैरेक्टर किसी ना किसी जीन पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर, उनके जो जीन्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो अगर नॉर्मल सरसों है, नॉर्मल जो है वो मस्टर्ड है, तो नॉर्मल जीन उसके अंदर फीचर्स होंगे। ठीक है, नॉर्मल सरसों उसमें प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन जीनों में हम चेंज कर दें, इन जीनों में कुछ बदलाव कर दें, तो इसकी वजह से एक ऐसी सरसों बनने लगेगी जैसा हम बदलाव वाली सरसों हम चाहते हैं। तो वही काम यहां पर जीएम मस्टर्ड में किया गया है सर, कि जीएम मस्टर्ड के अंदर हम जीनों के अंदर हमने बदलाव कर दिया है, जीन में हमने चेंज कर दिया है। अब मैंने क्या बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं, जीन डिसाइड करते हैं। तो अगर हमने मस्टर्ड के जीन में चेंजेस कर दिए तो मस्टर्ड की जो कह सकते हैं फीचर्स होंगे, मस्टर्ड की जो वैरायटी होगी वो चेंज हो जाएगी। और हम ऐसे हमने चेंजेस किए हैं जिससे कि मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए। तो यही है जीएम मस्टर्ड, यानी जीएम मस्टर्ड का जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, यानी हमने जीनों में बदलाव करके, यानी जीएम मस्टर्ड के अंदर हम मस्टर्ड के पौधे के जीनों में बदलाव करके हमने ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए हैं अपनी इस जीएम मस्टर्ड के अंदर, जिससे इस मस्टर्ड पेड़ को हम लोगों ने, इस मस्टर्ड वैरायटी को हमने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 बोला है। तो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जीएम मस्टर्ड है और जीएम मस्टर्ड में हमने जीन्स में चेंज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हमने ऐसी सरसों तैयार कर ली है DMH 11, जो कि हमारे यहाँ की जितनी भी सरसों की स्पीसीज मौजूद हैं, जितनी भी सरसों की वैरायटी मौजूद है, उनसे ज्यादा ये प्रोडक्टिव हो गई है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकती है। ठीक है, तो अब अगर हमने रिसर्च में देखा है, अभी देखा गया है कि DMH 11 जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 28% इसकी ईल्ड, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जितनी भी हमारे यहां सरसों की स्पीसीज पाई जाती हैं, जितनी भी वैरायटी पाई जाती है, उनसे ज्यादा 28% ज्यादा ये प्रोडक्टिविटी करती है। ठीक है, ये जो DMH 11 है, तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि DMH 11 क्या है। DMH 11 जेनेटिक, इसको और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं कि DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है वो जीएम मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। इसको कैसे तैयार किया गया है, इसको तैयार किया गया है जीनों में बदलाव करके, यानी कि मस्टर्ड के पेड़ के अंदर जो जीन्स हैं उनमें चेंज करके। अब कौन से जीन्स में बदलाव किया गया है, तो ये जो जीन में बदलाव किया गया है वो दो जीन्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, एक बार्नेस जीन ऐड किया गया है और एक बारस्टर जीन ऐड किया गया है। ये जो बार्नेस जीन है और बारस्टर जीन है, इसको ऐड किया गया है आपके जो मस्टर्ड प्लांट है उसके अंदर। तो जब इसके अंदर ये बार्नेस और बारस्टर जीन इसके अंदर ऐड किया गया, और इस बार्नेस और बारस्टर जीन को लिया कहां से गया है, मतलब हमने क्या किया, मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमने बार्नेस और बारस्टर जीन को ऐड कर दिया, और ये बार्नेस और बारस्टर जीन को हमने लिया कहां से था, एक सॉइल बैक्टीरियम, यानी एक जमीन में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। इन दोनों जीनों को कहां से एक्सट्रैक्ट किया, हमारे जमीन के अंदर में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्वी
फेसियंस नाम का जो बैक्टीरिया है उससे हमने इन जीन्स को लिया और इन जीन को हमने किसके अंदर ऐड कर दिया, मस्टर्ड प्लांट के अंदर ऐड कर दिया, जिससे मस्टर्ड क्या हो गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई। अब इससे फायदा क्या हुआ, बात यहां पर आ जाती है कि इससे फायदा क्या हुआ। तो सर इससे फायदा यह हुआ कि ये जो मस्टर्ड है वो एग्जैक्टली हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाती है। अब बात इसे समझना होगा कि सर हर्बिसाइड टॉलरेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि यहां पे लिखा है ना कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। अब आप समझिए, होता यह है कि जब हम किसी भी खेती में किसी भी अगर क्रॉप में अगर हम क्रॉप को वहां पर बोते हैं, वहां पर हम कल्टीवेट वहां पे उसको उपजाते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी डेवलप हो जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, यानी वो किसी तरीके से हमें फायदा नहीं पहुंचाते, तो उन्हें वीड्स कहते हैं या उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि हमारी खेतियों में उग जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, जो किसी भी तरीके से हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, उन्हें वीड्स कहते हैं, उन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं, ठीक है। और ये जो वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि उस सॉइल के न्यूट्रिशन को, उसके जो न्यूट्रिशन होता है उसे खा जाते हैं, यानी उसे यूज कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल का न्यूट्रिशन काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे कि हमारा जो मेन प्लांट होता है जिसे हमने बोया होता है उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो उसको मिलना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जब न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस हो जाती है, ठीक है। तो इन जो हमारे ये जो प्लांट्स हैं जो कि हमारे किसी यूज के नहीं है और जबरदस्ती हमारे खेतों में उगे होते हैं, खरपतवार जिसे इन्हें बोलते हैं, इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हर्बिसाइड्स, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड। तो जब हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है, समझिएगा मेरी बात, हर्बिसाइड का यूज किया जाता है तो हर्बिसाइड्स केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं टॉक्सिन्स होते हैं। तो जब ये हर्बिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं तो ये हर्बिसाइड्स को जब छिड़काव किया जाता है तो ये हर्बिस यानी ये वीड्स जो होते हैं, ये जो हमारे दुश्मन कह सकते हैं, दुश्मन जो प्लांट होते हैं जो हमारे खेतों को के न्यूट्रिशन को कैप्चर कर रहे होते हैं, तो ये मारे जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उस केमिकल की वजह से। अब उस केमिकल की वजह से खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन वो केमिकल जब नॉर्मल सरसों की प्लांट पर या नॉर्मल प्लांट्स पर जाता है, यानी हमारे प्लांट पर भी भाई केमिकल का आप छिड़काव करेंगे तो यहां पर भी केमिकल गिरेगा, यहां पर भी केमिकल गिरेगा। तो जब इस पर केमिकल गिरेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब हमारे नॉर्मल प्लांट पर जिसे हम बोना चाहते हैं, जिसे हमने बोया हुआ है, उस पर भी जब ये केमिकल हर्बिसाइड पड़ता है तो इसको भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि भाई केमिकल तो ये नहीं देखेगा ना कि ये हमारा दुश्मन प्लांट है, ये हमारा दोस्त प्लांट है, तो वो तो नहीं देखेगा, वो नॉर्मल प्लांट को भी, जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम उगाना चाहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इससे कि क्या होता है कि इनको भी नुकसान हो जाता है, इससे इनकी प्रोडक्टिविटी और लेस हो जाती है। तो इससे फिर वैज्ञानिक, इससे जो साइंटिस्ट थे वो काफी परेशान थे। ये जो हम केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं वो तो हमारे भी प्लांट को नुकसान पहुंचा देते हैं, और साथ ही साथ वीड्स को तो नुकसान पहुंचाते हैं, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे भी प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो हमें ऐसे प्लांट्स उगाने चाहिए। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें ऐसे प्लांट्स उगाने चाहिए जो कि उन हर्बिसाइड्स यानी वो केमिकल जो कि छिड़काव किए जाएं तो वो इन वीड्स को, इन खरपतवार को तो खत्म कर दें, लेकिन हमारा जो प्लांट है उससे उस पर कोई असर ना पड़े, यानी हमारा जो प्लांट है जिसे हम उगा रहे हैं उस पर कोई भी प्रभाव, उसका कोई भी असर ना पड़े। तो इस तरीके की वैरायटी उगाने की बात की गई कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट हो, यानी कि वो केमिकल, वो टॉक्सिन जो है वो वीड्स पर असर करे लेकिन हमारे प्लांट्स पर असर ना करे। तो ऐसी जो स्पीसीज उगाई जाएं, ऐसी स्पीसीज जो बनाई जाए, उन्हें हर्बिसाइड टॉलरेंट कहेंगे, जो हर्बिसाइड जो केमिकल्स होते हैं उनको बर्दाश्त कर ले, उन्हें टॉलरेट कर दे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब हमने बार्नेस और बारेस्टर जीनों को जब इस प्लांट के अंदर यानी कि मस्टर्ड के अंदर जब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो इससे क्या हो गई, हमारी जो मस्टर्ड हो गई, वो मस्टर्ड जो हो गई वो कैसी हो गई, हर्बिसाइड टॉलरेंट। यानी कि अब हर्बिसाइड केमिकल का जब छिड़काव किया जाएगा तो उससे वीड्स खत्म हो जाएंगे, खरपतवार खत्म हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल सरसों यानी हमारी जो ये DMH11 है, क्योंकि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कोई असर नहीं पड़ेगा तो क्या होगी, इसकी उसने जमीन से न्यूट्रिशन खींचकर अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छे से अच्छे प्रोडक्टिविटी देगी, क्योंकि इसके दुश्मनों को हमने खत्म कर दिया और इस पर जो केमिकल का छिड़काव किया गया था उसका कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरीके से यह देखा गया कि DMH11 क्या है, DMH11 जो बनाई गई बार्नेस और बारेस्टर जीन की मदद से, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट है
टॉलरेंस तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी तो हाई हो गई क्योंकि भाई यहाँ पे दुश्मन को तो खत्म कर दिया गया, यानी कि अब तो अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, समझिएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो और आगे समझिएगा। तो लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि सर जब केमिकल का हम छिड़काव करेंगे, जब केमिकल का छिड़काव करेंगे यानी हर्बिसाइड्स का जब हम छिड़काव करेंगे तो हर्बिसाइड जो है वो हर्बिसाइड को ये DMH11 क्या करेगी, एब्जॉर्ब तो करेगी, हाँ इसकी वजह से उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नुकसान नहीं पहुंचेगा उस प्लांट को केमिकल की वजह से, लेकिन ये उन हर्बिसाइड, उन केमिकल, उन टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, उस पर पड़ेगा तो ना, ठीक है, हाँ ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब करेगी। और जब एब्जॉर्ब करेगी तो अपने उसकी उस प्लांट की बॉडी में, उस प्लांट के जो प्लांट होगा वो उसको एब्जॉर्ब करके और फिर उसके बाद वो उनके फलों में यानी कि मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के जो सीड्स होंगे उनके अंदर भी वो केमिकल चला जाएगा। और जब वो केमिकल मस्टर्ड सीड्स के अंदर चला जाएगा तो उससे जो तेल निकाला जाएगा, उसको जो ऑयल निकाला जाएगा उसमें भी वो केमिकल पहुंच जाएगा। और फिर उस केमिकल को यानी उस ऑयल को जब हम खाएंगे तो वो केमिकल हमारी बॉडी में भी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से वो केमिकल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली होते हुए यानी प्लांट से होते हुए हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा और हमें ऐसी डेंजरस डिसीजेस कॉज कर देगा जो कि पहले नहीं होती थी। ठीक है, बहुत सारी। तो क्यों? तो वो जो केमिकल हैं, हर्बिसाइड्स हैं, तो वो जो हर्बिसाइड्स हैं मैं आपको बताऊं कौन कौन से हर्बिसाइड हैं जिनका छिड़काव किया जाएगा, मतलब उन प्लांट्स को खत्म करने के लिए जिसको DMH11 एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो केमिकल्स हैं ग्लूफोसिनेट अमोनियम और साथ ही साथ ग्लाइफोसेट, यानी कि ये वो हर्बिसाइड्स हैं जिनका छिड़काव खेतों में किया जाता है वीड्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब ये इन केमिकल्स का असर अगर देखा जाए तो माना जाता है कि ये इतने हाईयर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इतने ज्यादा हाईयर टॉक्सिक केमिकल होते हैं कि अगर ये आपकी बॉडी में यानी इंसान उसे खाने लगे, अगर ये केमिकल इंसान की बॉडी में पहुंच जाए तो उन्हें कैंसर डिसीजेस हो सकती हैं, अल्जाइमर डिसीजेस हो सकती हैं, पार्किंसन डिसीजेस हो सकती हैं, हार्मोन डिसरप्शन हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और इवन की स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता हो सकती है। तो ये सब डिसीज, इसके अलावा जो है अदर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं और भी बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। किनकी वजह से? इनके ये प्रूफ हो चुका है कि ग्लूफोसिनेट अमोनियम और ग्लाइफोसेट जो कि एज अ हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं, इनका असर शरीर पर बहुत बहुत बुरा पड़ता है। तो बात अब आप समझ रहे होंगे कि जब इन केमिकल्स को हम खेतों में छिड़केंगे और DMH11 हाइब्रिड वहां पर मौजूद होगी यानी सरसों का पेड़ मौजूद होगा तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उससे जो सीड्स बनेंगे उनमें ये केमिकल जाएगा, फिर वो सीड्स जो हैं वो सीड जब उनसे तेल निकाला जाएगा, ऑयल निकाला जाएगा, तो वो ऑयल जब हम कंज्यूम करेंगे तो ये केमिकल्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पहुंचेंगे और हमारी बॉडी जो है इन बीमारियों से कह सकते हैं अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये ह्यूमन, इसी वजह से डॉक्टर्स भी अब इसके खिलाफ लिख रहे हैं। ठीक है, कि कहीं ऐसा, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें हमारे उसमें खाने पीने में आ गई तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डेंजरस डिसीजेस से हम लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न हैं। ठीक है, होप कि आपको ये बात कंसर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इसके जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज और साथ ही साथ इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके बारे में GEAC ने क्लियर नहीं किया, यानी जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी ने इसको क्लियर नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा जो है ये बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ मैंडेटरी ट्रायल्स जो किए जाते हैं फूड एनवायरमेंट सेफ्टी के, वो सही से नहीं किए गए और इसके जो डेटा है वो पब्लिक को नहीं बताया गया कि कौन कौन से हमने ट्रायल किए हैं, कौन कौन से हमने ट्रायल नहीं किए हैं, उनके क्या असर रहे हैं, उनके क्या इफेक्ट, उनके क्या रिजल्ट रहे हैं, उसको पब्लिक को नहीं बताया गया। एक ये इल्जाम लग रहा है। इसके अलावा डिटेल लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट, यानी इसका फ्यूचर में सोशल और इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट हो सकता है, इसको भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया है, क्लियर नहीं कर पाया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसमें जो मैनुअल लेबर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके GM मस्टर्ड, मतलब अगर जो मैनुअल लेबर्स हैं जो कि हर्बिसाइड को छिड़कते हैं, हर्बिसाइड्स को खेतों में डालते हैं, तो उनकी कमी हो जाएगी। उनको कह सकते हैं उनका लेबर जो है, वो लेबर मतलब वो जो इंगेज थे इन कामों में, वो सब इनसे हट जाएंगे, जिनकी फिर बेरोजगारी की समस्या जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, जो लोग वीड, क्योंकि भाई इसको GM मस्टर्ड को वीड उसकी जरूरत होगी
ही नहीं, ठीक है, होगी ही नहीं, मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट है ये, तो कोई इसकी जरूरत होगी नहीं। तो यहां पे लेबर जो होंगे उनकी जो है वो इनकम कम हो जाएगी और साथ ही साथ उनको बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ेगा। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि पॉपुलेशन, हाँ, हनी बीज जो होंगी जब इन जीएम मस्टर्ड पर आकर पॉलन ग्रेन्स लेंगी और फिर उसके बाद जाकर दूसरी जगह पर पॉलन ग्रेन लेंगी, या हनी बीज जब इनके पॉलन ग्रेन्स को कंज्यूम करेंगी जिसका यूज वो करती हैं हनीज बनाने में, तो उन पर क्या असर होगा, उन पर क्या इसका टॉक्सिक इफेक्ट होगा, क्योंकि जीएम मस्टर्ड जब इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है जैसा कि बताया गया है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, तो इन हनी बीज पर भी असर पड़ेगा। और अगर ये हनी बीज अगर खत्म हो गई तो माना जाता है कि सबसे बड़ी जो कह सकते हैं पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट हैं पूरी दुनिया में, इस अर्थ पर उनमें हनी बीज शामिल होती है। तो अगर हनी बीज खत्म होने लगी तो पॉलिनेशन रुकने लगेगा, इससे पूरा इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा जो है कुछ और भी स्पेशल जीन्स डेवलप हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो प्लांट है DMH11, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाना शुरू कर चुका है जिसके क्या असर फ्यूचर में होंगे हमें नहीं पता है। तो ये सारे कंसर्न हैं जिनकी वजह से इसके ऊपर इसका काफी विरोध हो रहा है, काफी इसके अगेंस्ट में बातें चल रही हैं, सारी बातें इसके अगेंस्ट में चल रही हैं। फिर भी कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं। अब सपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये हमारे फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, यानी कि हमारे खाने की जो कमी है, मतलब खाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, यानी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है एडिबल ऑयल को, तो ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको लॉस नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इनकम भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का कम से कम यूज होगा, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके अलावा जो है कैन विथस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब फ्यूचर में होगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज होगा। क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमें ऐसी बेहतर करनी है कि जिससे फ्यूचर में हम इस क्लाइमेट चेंज से होने वाले चेंजेस से निपट सकें। इसके अलावा जो है वो इंडियाज क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप कैन बी मेड, ठीक है, वही वाली बात हो गई जिस पर हम बात कर रहे थे। अगेंस्ट में मैंने बहुत सारा बता दिया कि क्या है, ये हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जेनेटिक कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है। एक पॉलन हनी बीज जो है एक यहां से पॉलन ग्रेन ले जाकर किसी नॉर्मल जो है वो मस्टर्ड प्लांट में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकती हैं, जिससे कोई ऐसी ब्रीड तैयार हो सकती है जिससे क्या हो सकता है कल वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बैड इफेक्ट दिखाए, तो हमें उसके बारे में नहीं पता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वही सब यहां पर डिस्कस की गई हैं। तो अब होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर इसके क्या इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस पर इतना ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है, क्यों इस पर इतना ज्यादा इशू बना हुआ है। अगर ये बात आपको 100% समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें GEAC की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि GEAC ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो GEAC जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ठीक है, अप्रेजल कमेटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो भी यहां पर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई डिस्कवरी होती है, कोई अगर प्लांट बनाया जाता है, एनिमल बनाया जाता है जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जाता है, तो उसके टेस्ट और ट्रायल करने का काम, ठीक है, और उसको खूब अच्छे से जांच परखने का काम जो है वो कौन करती है, हमारी इंडिया में GEAC करती है, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी करती है। जब वो खूब अच्छे से जांच परख लेती है, टेस्ट और ट्रायल कर लेती है, ठीक है, तब फिर उसके बाद उसको अगर समझती है कि वो किसी तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी तरीके से हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तब जाकर GEAC जो है वो अप्रूव करती है किसी भी चीज को। तो GEAC जो है वो हमारे इंडिया की एपेक्स एजेंसी है, एपेक्स बॉडी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अप्रूव करती है, ठीक है। ये जो है वो आती है आती है हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको GEAC के बारे में बता दी। इससे बड़ी बॉडी इंडिया में नहीं है, यही जो है वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अप्रूव करने का काम करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती है, ठीक है। अब चलिए, पहला इशू मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे इशू पर हम लोग
चलते हैं पावरलेस हीटिंग सिस्टम। पावरलेस हीटिंग सिस्टम को बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने, ठीक है। अब पावरलेस हीटिंग सिस्टम क्या काम करता है सर, कि ये एक ऐसा हीटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत नॉर्मल सी साइंस की रिएक्शन का यूज किया गया है और बिना पावर के, देखिए मजेदार बात क्या है कि बिना पावर के आप चीजों को गर्म कर सकते हो, ठीक है, गर्म कर सकते हो, इतना गर्म कर सकते हो कि इतना इसमें आप अपने ठंडे खाने को गर्म करके खा सकते हो, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स बनाया, मतलब ये इस तरीके का बॉक्स है, तो इस बॉक्स में आप अपने खाने को रख दीजिए और उसके बाद उस रिएक्शन को, जो यहां पर रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को आप थोड़ा सा इसका एक पोर्शन होगा, तो उस पोर्शन में क्या होगा, कुछ केमिकल्स डले होंगे, कुछ केमिकल्स ले होंगे उसमें, जैसे आप पानी डालेंगे तो उस पानी डालने की वजह से एक रिएक्शन होगी जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट निकलेगी और वो हीट क्या करेगी, पूरे खाने को गर्म कर देगी। समझिए क्या हो रहा है, यहां पर हमने क्या कर लिया, इस तरीके का एक बॉक्स बना दिया, यहां पर कुछ केमिकल्स डाल दिए हैं, ठीक है, केमिकल, यहां पर हमने खाना रख दिया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, खाना रख दिया है। अब अगर हम इसे खाने को गर्म करना है तो इस यहां पर जो केमिकल्स भरे हुए हैं, स्पेशल केमिकल्स हैं, इनमें हमने वाटर की सप्लाई कर दी। जब वाटर की सप्लाई यहां पर हो जाएगी तो ये केमिकल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इससे क्या होगा, हीट निकलेगी, और जब ये हीट निकलेगी तो ये हीट जो है ये क्या करेगी, इस खाने को क्या करेगी, गर्म कर देगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग ने बोला है पावरलेस हीटिंग सिस्टम। इसमें किसी तरीके की पावर सप्लाई नहीं होगी और आपका पूरा का पूरा सिस्टम गर्म हो जाएगा, आपके यहां पे रखा हुआ खाना वगैरह सब गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बनाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कितना ये टेम्परेचर ये क्रिएट कर सकती है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर क्रिएट होगा वो लगभग 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट होगा। 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इससे क्रिएट किया जा सकता है, मतलब आप अपने खाने को गर्म कर सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। और 50 तो अगर 50 ग्राम का वेट है तो उसमें 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस पर किया जा सकता है। अब अगर बात की जा रही है सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसको जरा समझाने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है। तो मैंने बहुत ही सिंपल से एक रिएक्शन का एग्जांपल लिया है कि जैसे कि आप लोग स्लेक लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्स उसमें CaO होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो जब आप इसमें पानी डालते हो, ठीक है, जब पानी डालते हो तो इस पानी, यानी कि जब आप पोर्टलैंड सीमेंट इससे बनाई जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पर जब आप पानी डालते हो तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनती है, यानी जैसे आप CaO पर पानी वाटर का रिएक्शन कराते हो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, तो इससे क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले, यानी हीट निकले, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहां पे तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि ये इस रिएक्शन में भी देखिए हीट निकल रही है। तो द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइम, यानी कि लाइम जो होता है उसके अंदर जब पानी ऐड किया जाता है, CaO में जब पानी ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट निकलती है, और इस तरीके की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन, जब इस तरीके की रिएक्शन जब हम उसके अंदर यहीं पर कुछ ऐसे ही केमिकल्स डाल दिए जाएंगे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसी तरीके का हम कुछ केमिकल्स इसके अंदर, ये अभी ओपन नहीं किया गया है कौन सा केमिकल हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो जब इसके अंदर उस तरीके के केमिकल्स मौजूद होंगे, पानी हम जैसे डालेंगे, यहां पर रिएक्शन होगी और हीट निकलेगी, ठीक है, और जब वो हीट निकलेगी वही इस पूरे खाने को गर्म करेगी। तो इस तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पावरलेस हीटिंग डिवाइस बनाया है IIT दिल्ली ने, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से सर इसका यूज क्या होगा, रेडी टू ईट फूड को हम गर्म कर सकते हैं, ठीक है, गर्म कर सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, ठीक है, टी बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका मिलिट्री पर्सनल बहुत ही इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपके पास हीटिंग डिवाइसेस नहीं होती हैं, लकड़ी जलाने का सामान नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, और ऐसी जगह पर अगर कोई भी अगर
मिलिट्री पर्सनल फंस जाता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी होगी। आजकल व्लॉगर्स जो व्लॉग बनाते हैं उनके लिए बहुत, जो दूर दूर जगहों पे पहाड़ों वगैरह में जाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ऑफिस गोअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा ये जो है जैसे जंगलों में बर्निंग, मतलब आप अपने खाने को बनाने के लिए जो है वो जंगलों के अंदर अगर पहुंच गए जाते हैं तो वहां पे खाने को बनाने के लिए आप लकड़ियां जलाते हैं। अब लकड़ियां जब जलाते हैं तो उससे क्या होता है, खाना तो आप बना लेते हो, एक तो प्रदूषण होता है, एक तो आपका पॉल्यूशन होता है, दूसरा जो सबसे खतरनाक इफेक्ट होता है आप जलती हुई चीजों को छोड़कर चले आते हो और इससे जंगल में आग लगने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरीके की हीटिंग डिवाइसेस यूज करेंगे तो आग लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ग्रीन होगी, नेचुरल होगी। ठीक है, तो ये बात आपको तो ये इसके फायदे हैं। तो होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि पावरलेस हीटिंग डिवाइसेस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है ये। ठीक है, तमिलनाडु फर्स्ट टू इशू सोल बाउंड टोकन। ठीक है, इसने तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन गया है, एक ऐसा स्टेट बन गया है जो कि सोल बाउंड टोकन इसने सबसे पहले जारी किया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे वर्ल्ड में जो है सोल बाउंड टोकन जो है जारी करने वाला तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बन गया है। अब किसने इसको किया है तो आइडल विंग ऑफ द तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट, तमिलनाडु की पुलिस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले अपने जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स को इनाम देने के लिए, यानी कि उन्हें अवार्ड देने के लिए, ठीक है, उन्हें मेडल देने के लिए डिजिटल मेडल दिया है। पहली बार डिजिटल मेडल उनको दिया गया है। ठीक है, अपने ऑफिसर्स को। ठीक है, किसने किया है? पुलिस डिपार्टमेंट ने। किसके पुलिस डिपार्टमेंट में? तमिलनाडु के पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को मेडल देने के लिए डिजिटल मेडल को दिया है, जिसे सोल बाउंड टोकन कहा जा रहा है। अब ये सोल बाउंड टोकन होते क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए सर। ठीक है, आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी काफी मशहूर है। अगर नहीं जानते तो मैं और इसको सिंप्लीफाई समझ लेता हूं कि एक्चुअली कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक इनक्रिप्टेड कह सकते हैं लैंग्वेज या इनक्रिप्टेड कोड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनक्रिप्टेड यानी कि हाईली इनक्रिप्टेड कोड्स तैयार करते हैं। स्पेशल जो है उनकी लैंग्वेज से, मतलब कंप्यूटर से कोड तैयार किए जाते हैं। ये कोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रिप्टेड होते हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब ये हो जाता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको कोई आसानी से डिकोड नहीं कर सकता। वो डिजिटली इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं कि उन्हें आसानी से कोई ब्रेक नहीं कर सकता। उन्हें कोई, जब तक कि उनको एक्सेस ना दिया जाए तो वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं। तो कंप्यूटर से ये जो कोड्स तैयार किए जाते हैं, तो ये कोड्स जो होते हैं, ये कोड, इस कोड की फॉर्म में जो एक करेंसी क्रिएट की जाती है तो उसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी तैयार की जाती है, उसी तरीके से हम लोग, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए कुछ ऐसी करेंसी तैयार की जाती है। तो करेंसी तैयार की जाती है जो कि बहुत कोडेड होती है, इनक्रिप्टेड होती है, तो उसे डिजिटल करेंसी, उसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी तैयार की जाती है, वैसे क्रिप्टो मेडल्स तैयार किए जाते हैं। मतलब मेडल्स ऐसे मेडल्स होते हैं जो कि आपको एक वर्चुअल फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका वैलेट होगा। ठीक है, वैलेट होगा, मतलब एक तरीके से आपका कंप्यूटर पर एक कह सकते हैं कि एक मतलब आपका ईमेल है या इस तरीके से एक आपका अकाउंट होगा। उस तरीके के अकाउंट पर वो डिजिटल मेडल जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और फिर उस डिजिटल मेडल को आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो मेडल आपके नाम का होगा। आप जिसको दिखाना चाहेंगे उसे ही दिखेगा, आपके ही नाम का रहेगा। ना उसे कोई चुरा सकता है, ना उसे कोई ले सकता है, ना उसे कोई ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरीके का जो डिजिटल मेडल तैयार किया गया है, उसे ही सोल बाउंड टोकन के नाम से जाना गया है। ये सोल बाउंड टोकन सिर्फ, अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक वर्चुअल फॉर्म में एक तरीके से कंप्यूटर कोड्स की तरीके से होंगे, जो कि सिर्फ आपको मिलेंगे और वो सिर्फ आपको ही जाहिर होंगे और आप जिसे एक्सेस देना चाहेंगे उसे जाहिर होंगे, इसके अलावा किसी को नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो सोल बाउंड टोकन्स की बात अगर की जा रही है तो इन्हें जो है एनएफटीज भी कहा जाता है। ठीक है, एनएफटीज भी कहा जाता है। और ये अगर बात की जाए सोल बाउंड टोकन की, तो एनएफटीज आर अ डिजिटल एसेट क्रिएटेड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग यूज्ड बाय द क्रिप्टो करेंसीज। जैसा मैंने आपको बताया, दे आर रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ यूनिक डिजिटल एसेट्स एंड सिंस दीज टोकन्स आर नॉन फंजिबल। ठीक है, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल
टोकन्स, ठीक है। ये जो सोल बाउंड टोकन्स हैं ये नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। इसका मतलब ये है ये ना एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ना ट्रेड किए जा सकते हैं, और ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक एसेट मैंने बता दिया कि स्पेशल कंप्यूटर कोड्स हो किसे इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। सोल बाउंड टोकन जो होते हैं वो यूनिक ब्लॉकचेन एसेट से तैयार किए जाते हैं और ये किसको नहीं मतलब किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। ये जिसको ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसका जो अकाउंट होता है, मान लीजिए कि मुझे किसी को मेडल देना है तो मैं अगर अपना कंप्यूटर कोड तैयार करूंगा यानी सोल बाउंड टोकन तैयार करूंगा, और वो सोल बाउंड टोकन जो है मैं अगर मान लीजिए किसी एक्स को यानी आपको देना चाहता हूं, और आपके अकाउंट, आपका स्पेशल अकाउंट बना हुआ, उस अकाउंट में उस कंप्यूटर कोड को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो एग्जैक्टली ये जो कंप्यूटर कोड आपके उसमें पहुंचा यानी कि आपके अकाउंट में पहुंचा तो आपका अकाउंट सोल कहा जाएगा, ठीक है। तो और फिर वो हमेशा आपके अकाउंट में रहेगा, उसे ना कोई चुरा सकता है, ना उसे ले सकता है, ना आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सोल हो गया यानी आपका अकाउंट सोल हो गया, और ये जो मेरा कंप्यूटर कोड था, ये जो डिजिटल मेडल मैंने आपको भेजा है, ये आपके उस अकाउंट में जाकर मतलब पहुंच गया और फिर वहां से कभी नहीं हट सकता, ठीक है। आप उसे ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उसे आप बेच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया, वहां पे जाकर स्टिक हो गया यानी बाउंड हो गया। तो सोल आपका अकाउंट और इसके अंदर जाकर डिजिटल मेडल जो है वो बाउंड हो गया, तो इसे सोल बाउंड कहेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई, तो इसे सोल बाउंड टोकन कहेंगे। तो अब इस सोल बाउंड जो टोकन होगा ये इसका नाम कहां से आया था? तो सोल बाउंड जो टोकन होता है ये सबसे पहले इसको लिया गया था, एक गेम था, एक ऑनलाइन गेम था जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। तो वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट से सबसे पहले इस सोल बाउंड टोकन का कॉन्सेप्ट लिया गया था और वहीं से ये जो है वो काफी मशहूर हुआ और फिर फाइनली जो है आज जो है ये मेडल की तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ये डिजिटल, फिर से मैं बता रहा हूं, ये डिजिटल फॉर्म का एसेट है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई लेन देन नहीं कर सकता, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। इसका यूज कहां से भी किया जा सकता है? इसके एकेडमिक्स रिकॉर्ड को रखने में, यानी एकेडमिक रिकॉर्ड सिर्फ आप देख सकें, कोई जिसे आप दिखा सकें सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए आप इस सोल बाउंड टोकन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में इसका यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको आप किसी से शो नहीं करना चाहते, पुलिस डिपार्टमेंट किसी से शो नहीं करना चाहता, जहां पे दिखाना चाहता है वहीं दिखाना चाहता है, तो उसको इस फॉर्म में यानी सोल बाउंड टोकन में कर देगा तो उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि वो हाईली इंक्रिप्टेड होता है, हाईली कोडेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट वेरिफिकेशन में हो सकता है, अवार्ड्स देने में जैसा कि किया गया, मेडिकल हिस्ट्री को रखने में यूज हो सकता है, और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप के लिए, यानी कि अगर सोल बाउंड टोकन की मदद से आप कहीं पर भी मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाट इज चैट जीपीटी। इस हफ्ते काफी चैट जीपीटी जो है वो काफी डिस्कशन में रहा कि चैट जीपीटी क्या है। तो ओपन आई एक कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कह सकते हैं कंपनी है जिसे ओपन एआई कह रहे हैं। उसने पहली बार एक चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट का मतलब होता है कि जो चैट करे, जो बात करे, ऐसी बात करे जैसे कि इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक ऐसा रोबोट बनाया, रोबोट नहीं कह सकते, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगा और साथ ही साथ आप जब उससे बात करेंगे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको उस पर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा। आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो सवाल का जवाब देगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जैसे एलेक्सा काम करती है, हाँ बिल्कुल एलेक्सा की तरह से, लेकिन एलेक्सा की जो एक लिमिटेशन है, गूगल टॉक की एक लिमिटेशन है, लेकिन ये काफी ह्यूमन फ्रेंडली बनाया गया है, ठीक है, ह्यूमन फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे कि ये आपके एक सवाल के कई तरीके के जवाब दे सकता है। जैसे कि एलेक्सा में है कि आप जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर जो फीड है वही जवाब देगा, लेकिन ये क्या करेगा, आप वो प्रोसेस करके ऐसे जवाब भी दे सकता है जो कि उसके अंदर फीड नहीं होते, वो आपके आंसर्स को, क्वेश्चंस और आंसर्स को एनालाइज करके जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है देन कि एलेक्सा से, ठीक है, एलेक्सा से। तो ऐसे चैटबॉट्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं? ओपन एआई ने बनाया है ये चैटबॉट, जो आपको जवाब देगा, लेकिन बहुत एडवांस जवाब देगा, कई तरीके से प्रोसेसिंग करके जवाब देगा, जिससे कि आप लोगों को बेहतर जानकारी हासिल हो सके जिसके बारे में आप उससे पूछते हैं। इसके अलावा इसका एक फायदा यह भी है कि इसको आप जिस लैंग्वेज मॉडल में आप मतलब इसमें अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप सिर्फ ये आपको सिर्फ आंसर ही नहीं करेगा, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उससे आंसर ही नहीं करेगा, बल्कि अगर आप इससे कोई भी ईमेल लिखवाना चाहते
चाहते हैं, ठीक है, कोई भी ईमेल लिखवाना चाहते हैं, एसे लिखवाना चाहते हैं, कोई कोड लिखवाना चाहते हैं, तो ये आसानी, बस आप उसे बता दीजिए कि साहब इस तरीके का मुझे ईमेल जो है भेजना है, बस आप उसे बता दीजिए, वो उसी तरीके का ईमेल टाइप करके उसको सेंड कर देगा, ठीक है। अगर उससे कोई एसे लिखवाना चाहते हैं तो उसी तरीके का एसे आप उसे बता दीजिए, वो उस तरीके का एसे जो है वो एक्सेस मतलब लिखकर और आपको सेंड कर देगा। इसका मतलब ये ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करेगा और साथ ही साथ उसको समझेगा, ह्यूमन डिमांड को समझेगा और उसी के अनुसार आपको आंसर करेगा, और साथ ही साथ उसको सिर्फ आंसर ही नहीं करेगा, वोकल आंसर ही नहीं करेगा, बल्कि उसको रिटन फॉर्म में भी आपको सेंड कर, रिटन फॉर्म में भी उसको बदलकर सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी हाल फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मैंने कहा ना कि एलेक्सा जैसा ही या गूगल टॉक जैसा ही, लेकिन उससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये आपके काफ़ी सवालों के चीज़ों के जवाब दे सकेगा। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी टेस्टिंग के लिए रखा गया है, कि लोग इसको टेस्ट करें, इस पर फीडबैक दें, और फिर उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको उसी पर फिर आगे इसको एडवांस बनाया जाए, मोर एडवांस बनाया जाए। तो उसके लिए अभी ये फ्री कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया, आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन लाइक रिप्लाईज मैंने आपको सब बता ही दिया। इसके अलावा जो है चैटबॉट मेक यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ह्यूमन फीडबैक लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी, यानी कि ये आप जो फीडबैक देंगे उसके हिसाब से ये पहले सीखेगा उस चीज से कि इस बार आपने क्या फीडबैक दिया, नेक्स्ट टाइम जो ये करेगा ये इंप्रूव करेगा अपने आप को, और फिर आपके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करेगा। तो इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ये GPT 3.5 का यूज कर रहा है, डीप लर्निंग लैंग्वेज का यूज कर रहा है, जिसकी मदद से ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बना सकेगा। जो मैंने बताया ना कि आप ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो इसकी मदद से लिखवा सकते हैं। तो GPT 3.5 टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जिससे कि ये क्या करेगा, मतलब डीप लर्निंग लैंग्वेज का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आप जो बोलेंगे या जिस तरीके की आप बात कहेंगे उसको ये टेक्स्ट में बदल पाएगा। फिर उसके बाद द टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम फॉर द सेम क्वेश्चन। मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक क्वेश्चन का मल्टीपल तरीके से जवाब दे सकता है, ठीक है, कर सकता है। अब इसका एप्लीकेशन कहां पर होगा? कल इसका एप्लीकेशन बहुत तरीके से हो सकता है। कस्टमर सर्विसेज में दिया जा सकता है, जैसे पेटीएम, स्विगी, एयरटेल, इन सब की जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं उनमें इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ये मल्टीपल तरीके से जवाब दे सकेगा, उनके लिए मतलब चीजें लिख सकेगा, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोड्स को राइट करने के लिए इसका यूज किया जा सकेगा। और अगर आप इसको, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये चैटबॉट तैयार किया गया है। अगर अभी आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं, इस पर फीडबैक देना चाहते हैं, तो ये जो वेबसाइट है चैट openai.com पर जाकर इसको एक्सेस करके एक अकाउंट बनाकर आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं और इसके अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो होप कि ये जितने भी आपको टॉपिक आज बताए हैं मैंने, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और आगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में जो नए टॉपिक्स होंगे, जो कि हॉट इश्यूज होंगे, उनको लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।